हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मंत्रा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संध्या, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का सेशन लेके आई हूँ। बीनस सर ने आपको पहले से ही बता रखा होगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम अर्थशास्त्र क्या है उसकी गहराई को समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए अपनी घरेलू भाषा में, और उसके क्या टाइप होते हैं, उनके जनक क्या हैं, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट किए हुए। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्द नेमिनाइन एंड ओइक्स, दो शब्द हैं नेमिनाइन एंड ओइक है, उनसे लिए गए हैं, जिसका मतलब होता है गृहस्थी प्रबंधन। गृहस्थी प्रबंधन जिस तरीके से हमारे परिवार के अंदर अगर देखिए आप, हमारे पेरेंट्स यानी कि पिताजी पैसे को लाते हैं और माता जी को दे देते हैं, तो उनका एक प्रबंधन होता है, यानी कि मैनेज करती हैं कि पैसे को कैसे कहाँ यूज करना है। कुछ माताएं होती बेवजह उड़ा देती हैं, तो उनकी स्थिति गड़बड़ा जाती है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। बस उसको मैनेज करना ही मतलब गृहस्थी प्रबंधन होता है, यानी कि अर्थशास्त्र होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को हम दूसरी भाषा में धन का विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन है, देखिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा। सामाजिक विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि अर्थ एक ऐसी, यानी कि धन एक ऐसी चीज़ है जो गरीब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अमीर के लिए। इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है एक तरीके से, इसलिए समाज में ये चलती रहती है। इस वजह से इसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। उसके अंदर अगर रखा जाता है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि वस्तु तो आपको पता होगी, ठीक है, सेवाएं भी आपको पता होंगी, जो सेवाएं दी जाती हैं हमें, ठीक है। इसमें उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है और उपभोग क्या है। ये आपको थोड़ा सा दिक्कत देता है कि शब्द जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको समझ नहीं पाते हैं। चलिए पहले इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। उत्पादन, देखो, मानव के बस की बात नहीं कि कोई चीज़ को उगा सके, पैदा कर सके, लेकिन जो नेचुरल चीज़ है उसका यूज करके अपनी वैज्ञानिक तकनीक से या कोई और तकनीक के यूज से वो उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मतलब जो नेचुरल चीज़ हैं उनका एक अच्छे से उपभोग कर सकते हैं, उत्पाद बढ़ा सकते हैं, अधिकता ला सकते हैं। जैसे कि हरित क्रांति लाई गई थी, उसमें क्या पहले क्या था, अनाज कम पैदा होता था। हरित क्रांति आई, कुछ रासायनिक कीटनाशक दवाएं आई, जिसके सहयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से किसान एक उत्पादन का काम करता है, मतलब वो उत्पादन करता है किसी चीज़, जैसे गेहूं को उसने उत्पाद किया, ठीक है, तो हो गया उत्पादन, ठीक है। फिर विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। किसान ने कुछ अनाज पैदा किए, ठीक है, जैसे हम एक किसान हैं, हमने कुछ अनाज पैदा किया अपनी मेहनत से, अपने रासायनिक उर्वरक के, अपने औजार को यूज करके हमने उत्पाद पैदा किया, ठीक है, गेहूँ पैदा हो गए। अब हम आपको दे रहे हैं, अब उसके बदले में हमको या तो पैसे देंगे या गेहूं के बदले चावल दे देंगे या कोई और चीज़ सेवाएं दे देंगे, कोई भी चीज़ का आदान प्रदान हो जाएगा, उसे हम विनिमय कहते हैं। तो इसलिए विनिमय को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पैसे का, जब हम आपको सामान देंगे, आप बदले में पैसा देंगे, तो एक वो वाला आदान प्रदान हो गया मूल वाला, और एक वो हो गया जैसे हमने आपको कोई सामान दिया, आप बदले में हमें सामान या कोई सेवा दे, तो वो विनिमय में आ जाएगा। वितरण, वितरण भी एक तरीके से विनिमय का ही काम करता है कि वितरण डिस्ट्रीब्यूट है। हमने आपको दिया, आपने वो आगे बढ़ाया, जैसे हमने पैदा किया और जाके जो खादान वाली, वो खादान घर नहीं होते, उसमें बेच दिए, ठीक है। अब उन्होंने सबको सप्लाई किया, फिर वहाँ से आम
आम जनता के पास पहुंच गया, हर एक नागरिक के पास पहुंच गया गेहूँ, ठीक है। फिर वो नागरिक के पास जब पहुंच गया तो इस तरीके से वो वितरण हो गया, सब चीज़ में सब जगह पे बट गया, तो उसे वितरण कह दिया। अब बात आती है उपभोग। उपभोग का मतलब हर किसान के पास तो पहुंच गया, अब वो किसान ने उसको गेहूं को पीसा और रोटी बनाई और उस रोटी को खाया, तो वो उपभोग का काम हुआ। जो सामान का यूज होता है उसे उपभोग कहते हैं। तो इस तरीके से गेहूं पैदा हुआ, उत्पादन हुआ, ठीक है। फिर उसमें विनिमय किया गया, आदान प्रदान, और हर एक नागरिक तक पहुंचाया गया, उसे वितरण कह दिया। फिर वो गेहूं को बिल्कुल तरीके से यूज कर लिया गया, रोटी वोटी बना के या ब्रेड बना के या बिस्कुट बनाकर, तो वो उपभोग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, जो इन सब का अध्ययन होता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1776 में एडम स्मिथ नाम के एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में, एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में सबसे पहले अर्थशास्त्र का जिक्र किया। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का फादर कहा जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। सबसे पहले किस पुस्तक में जिक्र हुआ, वेल्थ ऑफ नेशन में, और कब हुआ, तो 1776 में। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हो गया, कहाँ से जिक्र हुआ। अब अर्थशास्त्र को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एंड मैक्रो, यानी कि सूक्ष्म, व्यष्टि भी कहते हैं या सूक्ष्म, और समष्टि यानी कि विशाल रूप से जिसका अध्ययन किया जाए, ठीक है। व्यक्तिक इकाई, इसके अंतर्गत व्यक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो या एक परिवार हो या एक फर्म हो या एक उद्योग हो, ठीक है, अनेक वस्तुओं सेवाओं की कीमत आदि का अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई छोटी छोटी फर्म है, कोई बड़ी फर्म की बात यहाँ नहीं हो रही है। जिस तरीके से जैसे हमारा एक परिवार है, ऐसे कितने परिवार, हजारों परिवार होंगे छोटे छोटे से, ठीक है। तो हर एक परिवार का जो अध्ययन होता है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, कोई ऊपर करता है, इस तरीके से हर एक परिवार की, हर एक फर्म का अध्ययन किया जाता है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये अपनी चीज़ को कैसे मैनेज कर रहा है। इन सब का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके अंदर का कुछ मेन टॉपिक आते हैं, जैसे उपभोक्ता का सिद्धांत। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उत्पादन तो आपने समझ लिया। उपभोक्ता किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे परिवार में जो हमारे पिताजी हैं, जो बाहर से सामान लाते हैं, वो उपभोक्ता का काम करते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता आप समझ गए होंगे। उनका सिद्धांत क्या है, अब उनका सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि उनकी पॉकेट मनी होगी उसी हिसाब से तो वो सामान लाएंगे, वही इनका सिद्धांत होता है, ठीक है। उत्पादक का व्यवहार, जैसे अब हमारे पास कम है तो हम महंगी या कहते हैं ब्रांडेड चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, नॉर्मल चीज़ में गुजारा कर ले सकते हैं। जैसे एक प्रचार आता है, एक टाटा का नमक होता है जो ब्रांडेड माना जाता है, ठीक है, लेकिन इसी तरीके से बिल्कुल सेम वही पैकिंग, नारंगी कलर की पैकिंग होती है, कटीटो लिखा हो, कटाटो लिखा हो, ठीक, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये अनब्रांडेड में है। सब अब उनके पास पैसे कम है तो ये सस्ता वाला नमक खरीद लेंगे। अब पैसे अच्छे होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो ये टाटा ही ढूंढ के लाएंगे, चाहे एक दुकान में ना मिले तो दूसरी दुकान पे जाएंगे, लेकिन ये सस्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये व्यवहार होता है कि उनके अंदर जिस तरीके से पैसे होंगे उस तरीके का वो सामान लाएंगे, ठीक है। कीमत का सिद्धांत है वैसे सेम, जब पैसे नहीं हैं तो सस्ती कीमत की सामान लेके आएंगे, ठीक है। और कल्याण अर्थशास्त्र, कैसे उन्होंने अपनी जैसे मंथली इनकम आती है तो मंथली इनकम को कैसे उन्होंने मैनेज किया है, लास्ट में उन्होंने कुछ बचत कर पाई है कि नहीं कर पाई है, तो ये कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे कि मैक्रो के अंदर छोटे छोटे फार्म, उद्योग, उनसे संबंधित वस्तुएं या सेवाओं का अध्ययन किया जाता है, वो मैक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है।
चलिए अगला, इसके 2 भाग बताए थे। दूसरा भाग क्या है, मैक्रो। इसमें क्या होता है, समष्टि। ये व्यष्टि होता है, ये समष्टि। इसमें सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और इसमें विशाल रूप से अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे फर्म से मिलकर जो विशाल चीज़ें बनती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पूरे भारत सरकार में अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन किया जाए। हमारी कंट्री जो पूरा भारत है उसमें जो संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा अर्थशास्त्र का, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, साल भर में जो राष्ट्रीय आय क्या है, क्या निर्धारित की है, वो आएगा इसमें। कुल उपभोग क्या हुआ, मतलब कि कुछ यूजेस कितने हो चुके सामान का, प्रोडक्ट का। कुल मांग कितनी रखी जनता ने पूरे साल भर में, अब मांग के अलावा उनकी पूर्ति कितनी हो पाई है, या कुल बचत कितनी हो पाई साल में, कुल विनियोग क्या होगा कुछ, और कुल रोजगार क्या हुआ। इस सब का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बड़े स्तर पे चीज़ इस तरीके से वही होती हैं सब चीज़ें, पर स्तर बड़ा हो जाता है। उसमें एक एक छोटे छोटे परिवार का अध्ययन किया जाता है और उसमें सबको मिला के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो हो जाता है समष्टि, और जिसमें छोटे छोटे परिवार का अध्ययन किया जाए वो व्यष्टि। आप इतनी सी बात समझ रहे होंगे। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ, अपस्फीति, सरकारी बजट और विनिमय दर भुगतान। जैसे कि सरकारी बजट से आप समझ लीजिए, साल भर में सरकारी बजट आता है, उसमें सारा डाटा दे दिया जाता है कि पूरे साल में, जैसे कि कोरोना काल में हमारे देश की या सभी देश की, जहाँ जहाँ कोरोना फैला था, आर्थिक स्थिति सबकी गड़बड़ा गई थी, सबको मैनेज करना पड़ रहा था। आम जनता के पास भी रुपए नहीं थे कि वो सही से खा पी सके। इस तरीके से उसका अध्ययन करना पड़ता था, तो उसे सरकारी बजट। अब रही बात ये अपस्फीति और स्फीति, इसको हम अगली क्लास में छोटे छोटे टॉपिक में आपको समझा देंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।